अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं? तो आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स पर मुश्तमिल आज हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चे, हमेशा की तरह अच्छी बात यह है कि बंदा वैसे तो नेकी करता रहता है, लेकिन हम अगर एक अच्छी आदत ये डालें कि हमने इरादातन एक नेकी करनी है, तो आप एक नेकी करें। मसलन एक नेकी आप ये कि आप किसी की हेल्प करें। लाजमन नहीं है कि हेल्प करने के लिए 1000 चाहिए, 50,000 चाहिए। आप अपनी पॉकेट मनी से 5 या 10 रुपए में भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो नेकी मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। तो अगर आप किसी से अच्छे तरीके से बोलते हैं, वो भी नेकी है। तो आप जो है नेकी करें एक इरादतन, ये आज की अच्छी बात है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको AR से जाहिर करते हैं। किसी भी एटम की जो मास होती है, मास ऑफ एटम, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहलाती है किसी भी एटम की मास। और ये इतनी कम, इतनी छोटी, इतनी लिटिल होती है कि इसको मालूम करने के लिए कोई भी स्केल अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब किसी भी चीज को पेश करने के लिए, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी रिलेशन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम बाजार जाते हैं, तो बाजार जाकर हम कहते हैं दुकानदार से कि 2 kg शुगर दे दो, 2 kg सॉल्ट दे दो, या 2 kg चने दे दो। तो वो ये अशिया हमें केजी के रिलेशन में देगा। यानी एक साइड पर वो 2 kg का, जिसे हम कहते हैं वेट रखेगा, दूसरी साइड पर शुगर या सॉल्ट रखेगा, और कंपेयर करके फिर हमें शुगर या सॉल्ट दे देगा केजी के रिलेशन में। अब केजी यहाँ क्या हुआ? केजी यहाँ पर स्टैंडर्ड हुआ, स्टैंडर्ड जिसके कंपैरिजन में हमें क्वांटिटी वो दी गई है शुगर और सॉल्ट की। अब किसी भी क्वांटिटी को किसी रिलेशन में पेश करने के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, जैसा कि साल्ट और शुगर को केजी के रिलेशन में हमें दिया गया। इसी तरह एटम की मास को पेश करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी। शुरू में इस जो एटम की मास को है, हाइड्रोजन की एटम की मास के रिलेशन में बयान किया जाता था कि हाइड्रोजन को क्या मानते थे? हाइड्रोजन को मानते थे रेफरेंस स्टैंडर्ड एटम के तौर पर लेते थे। रेफरेंस स्टैंडर्ड एटम के तौर पर लेते थे। एटॉमिक मास पेश की जाती थी इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ element divided by mass of an atom of hydrogen। के किसी भी एलिमेंट की एटम की मास के ऊपर हाइड्रोजन की एटम की मास को डिवाइड करके जो मास आती थी उस एलिमेंट की मास होती थी। यानी कि एलिमेंट के एटम की मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में पेश की जाती थी। लेकिन 1961 में IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने रेफरेंस स्टैंडर्ड एटम चेंज करके कार्बन 12 ले लिया। कार्बन 12 का आइसोटोप्स के इसने रेफरेंस जो है स्टैंडर्ड एटम अब कार्बन 12 ले लिया, और इसके कंपैरिजन में एलिमेंट की मास को पेश किया जाने लगा। अब ये क्यों चेंज किया? Why standard
स्टैंडर्ड क्यों चेंज किया, इसका क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कैसा होता है जिसकी वजह से ये चेंज किया गया। स्टैंडर्ड के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली बात, इजीली अवेलेबल हो, आसानी से वो अवेलेबल हो, आसानी से मुहैया हो। जैसा कि आपके पास सोना भी है मार्केट में, आयरन भी है, लेकिन आयरन जो है इजीली अवेलेबल है देन एयू, तो इसलिए जो है आयरन स्टैंडर्ड बनेगा, क्योंकि आसानी से हर किसी की अप्रोच में होता है सोने की निस्बत। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड की एक सिफ्त ये होनी चाहिए कि इजीली अवेलेबल हो। दूसरी स्टैंडर्ड की सिफ्त क्या होनी चाहिए कि अबंडेंट हो, कसरत में पाया जाए, ज्यादा तादाद में पाया जाए, अक्सरियत हो। तो अबंडेंट मसलन अब मट्टी है, ये हम कह सकते हैं अबंडेंट है, क्या इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं? नहीं, मट्टी जो है ये तो उड़ जाती है, तो इसलिए अगर जो स्टैंडर्ड है अबंडेंट हो, उसके साथ अगली कंडीशन है वो स्टेबल भी हो, यानी कि वो उड़ ना जाए। अब अबंडेंट है आपके पास स्टैंडर्ड, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो इजीली जाया हो सकता है, तो फिर आपके पास स्टैंडर्ड ऐसा हो जो अबंडेंट भी हो और स्टेबल भी हो। चौथा, वो स्टैंडर्ड आपके पास होल नंबर में हो, फ्रैक्शन में ना हो, होल नंबर में, ताकि उसे कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो ये चारों सिफ्तें, चारों प्रॉपर्टीज कार्बन 12 के अंदर पाई जाती है। जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस होती है, और कार्बन 12 आसानी से अवेलेबल है, बिल्कुल हर किसी के अप्रोच में, अबंडेंट बहुत ज्यादा अक्सरियत में पाया जाता है, और ये स्टेबल भी है और होल नंबर में ही है। ये चारों सिफ्तें होने की वजह से फिर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। एलिमेंट की एटॉमिक मास को इसके कंपैरिजन में पेश किया जाता है। इसी के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन बनाई गई, और इसी के लिहाज से एलिमेंट की मैसेज को इसके साथ कंपेयर करके एलिमेंट की एटॉमिक मैसेज मालूम की जाती है। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। इसको एवरेज की फॉर्म में लिया जाता है। क्यों बच्चों एवरेज की फॉर्म में क्यों लिया जाता है? ज्यादातर एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स जो है आइसोटोप्स की शक्ल में, इसलिए उन आइसोटोप्स की एवरेज ली जाती है और एवरेज के लिहाज से मास को डिटरमिन किया जाता है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को भी एवरेज की फॉर्म में हम पेश करेंगे। द एवरेज atomic mass of any atom of element is compared to 1/12 part of carbon, 12 isotope of carbon। ये कार्बन का आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब किसी भी एलिमेंट के एटम की जो एवरेज एटॉमिक मास है उसे कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके मास मालूम की जाती है। किसी भी एलिमेंट की एटम की एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके मालूम की जाती है। इस स्केल में जो स्केल का यूनिट होता है उसे कहते हैं यूनिट ऑफ दिस स्केल। इस स्केल का जो यूनिट है उसे कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 is called 1 atomic mass unit। के कार्बन के स्केल के ऊपर कार्बन का जो 12वां हिस्सा है ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इस स्केल का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होता है। कार्बन 12 के
कार्बन 12 का 12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और कार्बन का अपने इसी स्केल के ऊपर कार्बन का जो मास है कार्बन 12 का, ये 12 एटॉमिक मास यूनिट है। तो हम जो है मास ऑफ कार्बन 12 की अपने स्केल के ऊपर 12 एटॉमिक मास यूनिट है। इस स्केल के ऊपर बकाया एलिमेंट्स की कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके जो मास निकाली गई है वो देखो। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इस स्केल के ऊपर जो मेजर की गई है 16 एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इसके ऊपर जो मेजर की गई है 23 एटॉमिक मास यूनिट होती है। अच्छा, हाइड्रोजन की इस स्केल के ऊपर जो मास मेजर की गई है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसी तरह और एलिमेंट ले लें जिसमें हमारे पास क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन की 35.5 एटॉमिक मास यूनिट मालूम की गई है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ मेजर करके जो मास निकाली जाती है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं और उस स्केल के ऊपर पेश की जाती है। इसके अलावा मास नंबर को हम ए से जाहिर करते हैं। मास नंबर को ए से जाहिर करते हैं किसी भी एलिमेंट, और हमें पता है कि मास नंबर जो होता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को ए से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जाहिर करते हैं Z से, और ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहें तो हमें पता है कि मास नंबर में ले जाकर प्रोटॉन को माइनस कर दें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना चाहें, न्यूट्रॉन की तादाद, तो हम क्या करेंगे ए में ले जाकर प्रोटॉन की तादाद को माइनस कर दें, या फिर प्रोटॉन की जगह Z भी लिख सकते हैं क्योंकि जो Z है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी एलिमेंट को अगर हम X मान लें उसके नीचे इधर लेफ्ट साइड पर एटॉमिक नंबर होता है और इधर राइट साइड पर हम ऊपर जो है वो मास नंबर ए को लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट, और यहाँ राइट साइड पर आपके पास ए। आगे जी हमारे पास आ जाता है आइसोटोप। तो बेटा आइसोटोप जो है ये जिस तरह हमने पहले स्मॉलर पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को डिस्कस किया, ये एटम्स होते हैं, ये भी आपके पास स्मॉलर पार्टिकल, ये एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनको सबसे पहले सोडे ने डिटरमाइन किया। इससे पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट था। डाल्टन ने ये कहा था कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट जो है वो गलत साबित हुआ यहाँ पर, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर लिहाज से वो एक जैसे होते हैं। लेकिन सोडे ने डिटरमाइन किया कि एक एलिमेंट के एटम्स जो कि सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं और डिफरेंट मास नंबर रखते हैं, इसको उसने आइसोटोप्स करार दिया और फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट गलत साबित हुआ। तो आइए जी आइसोटोप्स हमारे पास आज, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप का मतलब जगह, इनको
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से एक जगह दी गई है। तो सोल्डर ने डिटरमाइन किया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो डिटरमाइन करने वाला कौन था? सोल्डर साइंटिस्ट था कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। तो एग्जांपल देखें जी, हमारे पास आइसोटोप्स की, कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। पहले कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 6 होता है। ये 3 आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर पहले मैंने लिख लिया है 6 सेम है। कार्बन के पहले आइसोटोप की मास 12, दूसरे की 13 और तीसरे की 14 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी 3 होते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर सेम तीनों आइसोटोप्स में होगा 8 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले आइसोटोप की मास आपके पास 16, दूसरे की डिफरेंट 17, तीसरे की डिफरेंट 18। इसी तरह आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 1 होता है। अब मैं ये 1 मैंने लिख दिया, 1 और पहले की जो एटॉमिक मास है वो 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाती है। ये जो ऊपर मास नंबर होता है ये दो चीजों का मजमूआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और अगर उसमें नीचे प्रोटॉन की तादाद को ऊपर वाले मास नंबर से माइनस करें तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो इसमें 12 में जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी 6 और 13 में से 6 निकालें तो ये आ जाएगी 7 और 14 में से 6 माइनस करें तो ये आ जाएगी 8। तो ये जो मास नंबर है ये डिफर होता है न्यूट्रॉन के डिफर होने की वजह से। इसी तरह ऑक्सीजन में आ जाए, ऑक्सीजन के 16 में से 8 निकालें तो पहले आइसोटोप के अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे 8, अब दूसरे आइसोटोप में 17 में से 8 निकालें तो इसकी होगी 9। और इसी तरह ऑक्सीजन का तीसरा आइसोटोप, इसकी 18 मास में से 8 को माइनस करें इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद होगी 10। हाइड्रोजन में आ जाए, हाइड्रोजन में पहले ये आपको पता है ये पहला H11 इसे प्रोटियम कहते हैं, दूसरे को ड्यूट्रियम और तीसरा H13 ट्रीटियम होता है। अगर हम पहले में इसकी मास में 1 में से इसका एटॉमिक नंबर 1 निकालें तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, एमसीक्यू भी आ जाता है। अगर दूसरे में 2 में से 1 निकालें आपके पास इसमें न्यूट्रॉन 1 होता है। तीसरे की मास में से 1 निकालें, इसके प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को 3 में से 1 निकालें तो न्यूट्रॉन की तादाद 2 आ जाएगी। ये आपके पास हमारे पास कार्बन के भी 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफर होते हैं और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से। अब जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं एलिमेंट्स में, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक आइसोटोप पाया जाता है उसे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जिनमें 2 आइसोटोप पाए जाते हैं डाई आइसोटोपिक, जिनमें 3 पाए जाते हैं ट्राई आइसोटोपिक, सो ऑन। तो आइसोटोप की तादाद की बुनियाद पर एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट having
वन आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जिनके पास आइसोटोप की तादाद एक होती है, इनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें जी। एग्जांपल में आपके पास फ्लोरीन का आइसोटोप एक होता है, सोने का Au का एक होता है और आयोडीन का एक होता है। अच्छा जी, दूसरी डाई आइसोटोपिक एलिमेंट, डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैविंग टू आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके दो आइसोटोप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डाई आइसोटोपिक एलिमेंट। इनकी एग्जांपल आपके पास हो सकती है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दो दो आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट, ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट जिनके पास तीन आइसोटोप्स होते हैं, हैविंग थ्री आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट जिनके पास तीन आइसोटोप्स होते हैं। इनमें आपके पास आ सकती है कार्बन, इसके तीन आइसोटोप होते हैं, एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी हमने ये तीनों पढ़े हैं। अब इसके बाद जिनके पास चार होंगे उनको टेट्रा आइसोटोपिक, और जिनके पास पांच होंगे पेंटा, इस तरह गो ऑन। अब देखिए आपके पास जो निकल होता है इसके पास पांच आइसोटोप होते हैं, कैल्शियम के पास 6, कैडमियम के पास 9 और टिन के पास 11 आइसोटोप होते हैं। निकल के पास 5, कैल्शियम के पास 6, कैडमियम के पास 9 और टिन के पास 11 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब जो आइसोटोप्स होते हैं ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन है बच्चों, आपने आइसोटोप 9th और 10th में भी पढ़े हुए हैं कि आइसोटोप्स have similar chemical properties due to same atomic number, due to same atomic number। भाई जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनको मुतय्यन करती हैं, इनको डिटरमिन करते हैं, मास नंबर मुतय्यन करते हैं, और जब मास नंबर मुख्तलिफ हो जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब हम अगर देखें कि एलिमेंट जो आपके पास आइसोटोप है इनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज देखें और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी रखती हैं, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज, तो सिमिलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट आपस में पाई जाती हैं, एक तो ये सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अच्छा, और दूसरी सेम पोजीशन रखते हैं इन पीरियोडिक टेबल। तीसरा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे, अभी हमने बताया है केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब डिसिमिलर में ये इनकी कौन कौन सी हो जाती हैं? जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट, इनकी हालत, ये भी हो सकती है। कलर, अच्छा जी, कलर, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जो है ये मैस और वॉल्यूम होता है, इनकी मैस डिफर होती जाएगी, डेंसिटी डिफर होगी। स्टेट, कलर, डेंसिटी, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा ये जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये इनकी डिफर हो जाएंगी। तो ये बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोटोप्स की सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज बताएं। सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद सेम होती है, पोजीशन इनकी पीरियोडिक टेबल में सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात, जो इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, स्टेट, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, all will be different due to different mass number। दो तीन और डेफिनेशन है जो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो रिलेटेड है, तो मैं आपको बताता हूं जी। आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका मैस नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोबार्स कहते हैं, आइसोबार्स। इसकी एग्जांपल देखें आपके पास, कार्बन 614 और इसी तरह नाइट्रोजन 714, ये आप देखें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मैस नंबर सेम है, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट के ये एटम एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाएंगे। अच्छा जी, अगली आ जाती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ different elements having same number of neutrons, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो, उनको आइसोटोन्स कहते हैं। तो जी हमारे पास एग्जांपल है कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714। अब देखें, ऊपर मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद इधर 7 आ जाती है। नाइट्रोजन 14 में से इसका एटॉमिक नंबर 7 माइनस करेंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के 14 में से इसका एटॉमिक नंबर 7 माइनस करेंगे तो इसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स की तादाद 7 आ जाती है। तो ये आपके पास कार्बन 613 और कार्बन 714 एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब जैसा कि नाम ही से जाहिर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम करते हैं जी। द स्पेशीज which having same number of electrons, ऐसी स्पेशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी, वो एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो दोनों के अंदर एटॉमिक नंबर को जमा कर ले, नाइट्रोजन का 1 का 7 होगा, 2 का 7 जमा 7 14 हो जाएगा इसका एटॉम, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। कार्बन के अंदर 6 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 जमा 6 14, यहां भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 14। अब ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। एक एग्जांपल आपके पास ये होगी। दूसरी एग्जांपल, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में
अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें सोडियम पॉजिटिव 1 में, तो दोनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। तो खुश खुश रहे, बी ऑलवेज हैप्पी, और एक नेकी जरूर कमाएं, जो हमने शुरू में बात की थी। इससे आगे हमारा लेक्चर होगा, छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर हम देंगे, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इसका बी पार्ट होगा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। 5th वीडियो का ए पार्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया है, ये मुश्तमिल था रिलेटिव एटॉमिक मास और इसके साथ ही आइसोटोप से। अगली 5th का जो बी पार्ट होगा, छोटा सा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप।